हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो कि वाटर है इसे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। When you think of water, what image come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter or raindrops. Water in your taps. Children love to float paper boat in rain puddles. By noon, the paddles vanish. Where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condensates and forms clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which a water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere, and land is known as the water cycle. Our Earth, like a terrarium, the same water that exists centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major source of fresh water are the river, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर हम लोग नाम दे बात करें वाटर, तो वाटर के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो हमारे माइंड में कौन सी पिक्चर आती है? तो हमारे माइंड में पिक्चर आती है जैसे कि नदी की, तालाब की, जैसे कोई लेक है, पॉन्ड है या रिवर है या ग्लेशियर्स है। तो ये सब चीज़ों की क्या हम लोगों को क्या आती है, हमारे माइंड में पिक्चर आती है कि वाटर कैसे होता है। ठीक। और जब बारिश होती है तो जगह जगह पे पानी भर जाता है, तो जो छोटे बच्चे क्या होते हैं कि पेपर की बोट बना करके उसमें बोट बहा देते हैं, मतलब कि पेपर की नाव बना करके वहाँ पर उसको रख देते हैं। ठीक। फिर क्या होता है कि जब दोपहर आ जाती है, यानी कि जब तेज धूप होती है, तो क्या होता है उसके बाद कुछ देर बाद देखो आकर के वहाँ पे तो जो बोट होती है वो तो होती है, लेकिन वहाँ जिस पानी में तैर रही होती है वो पानी नहीं हो रहा होता। पहले तो बोट तैर रही होती है, लेकिन फिर बाद में बोट क्या ज़मीन में से गिरी हुई होती है। क्यों? आखिर जो पानी है वो कहाँ चला गया? जो बोट जिस पानी में बोट तैर रही थी उस बोट का वो पानी कहाँ चला गया? तो वो जो पानी होता है वो जो सन है हमारा वो क्या कर लेता है, वो उसको वेपराइज कर लेता है, वेपर कर देता है, यानी कि उसमें हीट देता है, जिसकी वजह से जो पानी हमारा वो क्या कर जाता है, वेपराइज कर जाता है। और वेपराइज करके क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है। यानी कि पानी में ऐसे जब सन अपनी हीट देता है पानी को, तो पानी क्या भाप बन के क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। फिर ये क्लाउड क्या करते हैं, दूसरी जगह जा करके उनसे क्या होता है, उनसे पानी बरस जाता है। पानी बरसता है तो एक जगह पानी दूसरी जगह जा करके क्या पानी बरस जाता है, तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल में बस इतना होता है कि जैसे एक रिवर है, रिवर से क्या हो रहा है, भाप बन रही है, भाप बन के क्लाउड बन रहा है, क्लाउड बनने के बाद वो फिर बरस रहा है, फिर वो पानी कहाँ गिर रहा है, नदी में गिर रहा है, फिर वो, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। और ये जो पानी बरसता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। जैसे कि हम लोग जब भी वेदर रिपोर्ट जैसे डालते हैं, टुडेज वेदर रिपोर्ट, तो वहाँ पे क्या लिख कर आता है, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या लिखा रहता है, जैसे कभी कभी 0 लिखा रहता है, कभी कभी 90% प्रेसिपिटेशन ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, और ये नहीं है कि जैसे जिस जगह पानी भाप बन गई, क्लाउड बना, उसी जगह बरस जाएगा, ऐसे नहीं। आपको पता होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट्स हमारा साउथ अमेरिका, जहाँ पर एक रिवर है, उस रिवर का नाम है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर्स में से जो भाप बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे, वो यहाँ पर आके इंडिया में आकर के हरियाणा में बारिश होगी, तो वो कहाँ के क्लाउड हो सकते हैं, वो शायद अमेजन रिवर के भी क्या वो क्लाउड्स हो सकते हैं। तो और फिर बात करें, ये तो हमारे रिवर का हो गया जिनका पानी बहुत बढ़िया होता है। फिर एक बात करें किनका, सी के बारे में, यानी कि समुद्र। तो जो समुद्र होता है
उसमें क्या होता है, उसमें वो सलाइन वाटर होता है या सॉल्टी वाटर होता है। सलाइन सॉल्टी वाटर मतलब कि वो वाटर जिसमें जो सॉल्ट्स होती है वो डिज़ोल्व होती है, यानी कि सॉल्ट जो खारा पानी होता है, ठीक, उसमें नमक रहता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। तो इसमें जो समुद्र के पानी में जो सॉल्ट होता है वो कौन कौन सा सॉल्ट होता है, वो तो होता है एक तो सोडियम क्लोराइड, या तो फिर वो एक कॉमन टेबल सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट हम लोग घर में खाते हैं, नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, ये वही वाला भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। We all know that 3/4 of the Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Is all the water on the earth available to us? The following table gives us the distribution of वाटर इन परसेंटेज। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो क्या, वो 3/4 पार्ट जो है, यानी कि अगर हम लोग अर्थ के 3 पार्ट करें, मतलब 3 नहीं 4, अगर हम लोग अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसमें 3 अर्थ के टोटल 3 पार्ट में तो पानी पानी है, और उनमें से एक पार्ट में हम लोग रहते हैं, जितने बहुत सारी जो कंट्री हैं वो सिर्फ एक पार्ट में है, और 3 पार्ट जो हैं उसमें खाली क्या है, पानी पानी है। लेकिन हम लोग अभी सुनते हैं कि पानी बचाओ, जल ही जीवन है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, वो इस चार्ट को पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे। सब परसेंटेज दिया गया हुआ है कि जो 70% वाटर है अर्थ में, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा वाटर है, अब वाटर क्या है, एक तरह से अर्थ में 100% वाटर है, ठीक। अब मतलब कि 70% अर्थ में पानी है। अर्थ को अगर डिवाइड करें तो 30% लैंड और 70% क्या है, पानी है। लेकिन अगर हम टोटल पानी को देखें तो हम लोग ने ले लिया जैसे पानी है, ठीक, पूरा 100% वाटर है। 100% में 97.3% पानी कहाँ पर है, ओशियन में है। कहाँ, समुद्र में 97.3%, ठीक। तो कितना बचा, 3 या 2.7% है पानी हम लोगों के बारे में बचा है, ठीक। फिर क्या है, आइस कैप्स, यानी कि बहुत सारी जो है वो क्या, समुद्र मतलब कि बर्फ बना हुआ है। कितना पानी, 2.0% पानी, यानी कि जो हमारा कितना 3% बच रहा था, 2.7, वो अब कितना बचा, 1 अप्रॉक्स, ठीक। फिर उसमें क्या हुआ कि फिर उसमें ग्राउंड वाटर है, वो वाटर जो ज़मीन के अंदर हुआ है, तो वो कितना है, वो है हमारे पास कितना पानी, वो है हमारे पास 0.68%। उतना पानी कहाँ पर है, ग्राउंड के अंदर है, ठीक। फिर बात करें फ्रेश वाटर लेक्स, यानी कि लेक्स में कितना पानी, तो लेक्स में है 0.009% पानी, ठीक। फिर बात करें इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, यानी कि जो लैंड में मतलब कि जो सी होते हैं, ओशियंस अलग होते हैं, सी अलग होते हैं, ठीक। इनके बारे में बाद में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये सी और जो सॉल्ट लेक्स होती हैं उनमें कितना पानी होता है, उनमें होता है 0.009%। अब बात करें एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी पानी है, तो एटमॉस्फेयर में कितना है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास 0.0019% वाटर हमारे पास एटमॉस्फेयर में, और रिवर्स में है 0.0001%। तो इन सबको मिला दे तो कितना होता है, 100% पानी होता है। तो 100% में 97% ओशन के पास, 2% आइस है, 0.68% ग्राउंड के नीचे। तो इतना सारा पानी जो है ये हमारे पास है। तो ये जो हमारे पास 100% पानी है, इसमें से क्या, ये जो 0.009 और 97.3%, इसको तो हटा ही दो। क्यों? क्योंकि ये है सब हमारा सॉल्टी वाटर, ओशियन, और ये इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, ये सब हटा दो। क्यों? क्योंकि ये है सारा सॉल्टी वाटर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? तो यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी, हम लोग को की प्यास बुझाता है। और हम लोगों को क्या ये है कि हम लोगों को इसको केयरलेसली क्या इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, और देखें।
ओशन सर्कुलेशन यानी कि हमारा नया टॉपिक है, इसे स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze and seabirds, the smell of the salt in the air and music of the waves. Everything is so uh, fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड, ओशन सी जब आप जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या बहुत ही ज़्यादा कुछ मैजिकल चीज़ें होती हैं। कैसे, अगर आप वहाँ पे समुद्र के किनारे बैठेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको नमक की खुशबू आएगी, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आएगी, सी शोर में चलेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और क्या होगा, जो लहर चलती है तो उसमें क्या एक आवाज़ आती है, मतलब कि जब लहर चलती है तो उसकी भी एक आवाज़ होती है, तो वो क्या एकदम म्यूज़िक की तरह लगता है, ठीक। तो जो लहरें हैं वो भी क्या 3 टाइप की होती हैं, क्या उनको कैटेगरीज करा गया है। पहली तो वेव, सेकंड टाइड और थर्ड करंट, यानी कि ये 3 चीज़ों में वेव को कैटेगराइज करा गया है। अब हम लोग हर चीज़ के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करें वेव्स के बारे में। तो वेव क्या होती है, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं और फुटबॉल खेलते हैं और गलती से क्या वो बॉल जो हमारा समुद्र है वहाँ चला जाता है, बॉल चली जाती है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो बॉल हमारी वापस आ भी जाती है, वो लहर से आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि वो लहर जो है वो वेव होती है, यानी कि जब पानी कम होता है, नॉर्मल स्पीड में होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो कहाँ पर आ जाती है, हमारे वहाँ पर जो सरफेस में आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द winds blowing at very high speed from huge waves, these may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal waves called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indira Point in the Andaman Nicobar Island got submerged after the सुनामी। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए, तो ये जो वेव्स होती हैं ये काफ़ी नॉर्मल नहीं होती, ये काफ़ी मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे डेंजरस नहीं होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। मतलब नहीं समझ पाए होंगे आप, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहने का ये मतलब है कि देखिए, जब एक स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि जब एक स्टॉर्म मतलब कि तूफान आ जाता है जब कोई, तो क्या होता है कि ये जो वेव्स होती हैं ये बड़ी हो जाती है, ह्यूज हो जाती है। पहले तो एक छोटी छोटी वेव्स आती है, लेकिन जब तूफान आ जाता है, पानी बरसने लगता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या बहुत ही बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि इनकी स्पीड तेज हो जाती है। अब देखिए स्पीड कैसे तेज हो गई, तो देखिए, अगर आपके पास क्या एक मतलब कि एक 10 ग्राम का एक छोटा सा पत्थर है, और उसको आप फेंकोगे तो उसकी स्पीड होगी तो तेज तो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपके पास क्या आपके पास उससे थोड़ा भारी, उससे अगर आपके पास 100 ग्राम का पत्थर होगा और उसको आप फेंकेंगे तो आपको क्या वो थोड़ा तेज जाते हुए दिखेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ों का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है। अगर कोई छोटा लड़का भाग रहा हो, कोई बड़ा लड़का भाग रहा हो, तो बड़ा लड़का ही जीतेगा, हाइट वाला लड़का जीतेगा, उम्र में बड़ा नहीं, ठीक। तो इसमें क्या हो
जाता है कि वो बड़ी हो जाती है, जिनकी वजह से क्या उनकी स्पीड तेज होती है, जिसकी वजह से क्या वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करती हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, सुनामीज कहते हैं। यानी कि जब वेव होती हैं तो वेव का जो लेवल होता है, अगर वो 15 मीटर से ऊपर चला जाता है तो वो क्या होती है, वो सुनामीज कहलाई जाती हैं। तो एक जो सुनामी है वो 2004 में आई थी, और एक बार रिकॉर्ड करा गया था कि एक सुनामी की जो हाइट है वो कितनी गई थी, वो हो गई थी 150 मीटर्स, यानी कि 150 मीटर लंबी एक सुनामी आ चुकी है। 2004 में क्या एक सुनामी आई थी, उसकी स्पीड थी इंदिरा पॉइंट में आई थी, उसकी स्पीड थी 700 किलोमीटर। इतनी स्पीड में सुनामी आकर के यहाँ पर टकराई थी। इंडिया का एक पॉइंट है अंडमान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। वहाँ पे क्या हुआ था कि 2004 में सुनामी आई थी, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या है, वो डूब गया उसके अंदर, समुद्र के अंदर वो हमारा पॉइंट डूब गया। तो ये हो गई वेव। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइड के बारे में। The rhythmic rise and falls of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lower level at recedes from the shore. तो देखिए फ्रेंड्स, टाइड क्या होता है। तो देखिए जो टाइड होता है, मतलब कि जो ओशियन है, ओशियन का पानी क्या, ओशियन का पानी सी शोर में आता है और वापस चला जाता है। यानी कि जो ओशियन है वो क्या, वो राइज करता है और फिर क्या फॉल करता है। तो देखिए जब राइज करता है ओशियन तो उसको कहते हैं कि जो टाइड है वो बढ़ रहा है, लेकिन जब ओशियन फॉल करता है तो उसको कहते हैं टाइड जो है वो काफ़ी अपने लोएस्ट फॉर्म में जा रहा है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide during the full moon and new moon day. The sun, the moon and the earth are the same line and the tide are the highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in the first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. High tides help in navigation. They raise and water level close the shores. This helps the ships to arrive the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी अर्थ के पास क्या है, मून है जो अर्थ का क्या चक्कर लगाता है, और हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जो कि है क्या, सन, जिसके अर्थ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो अर्थ है उसकी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो हमारा सन है उसकी भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमारी अर्थ है इसकी भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो मून है वो हमारे बहुत ही करीब है। तो इससे क्या होता है कि जो मून है वो क्या कर लेता है, मून ये हमारे पानी जो ओशियन में वाटर है उसको क्या खींचता है, और जो सन है वो भी क्या खींचता है। तो इससे क्या होता है कि इनका जो फोर्स है काफ़ी डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब फुल मून होता है, यानी कि पूरा मून होता है, जिस दिन पूर्णिमा कहते हैं जिसे, ठीक, फुल मून नाइट, तो उसमें क्या होता है कि जो मून होता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने की वजह से जो उसकी हमारी जो टाइड है वो क्या हाई टाइड हो जाती है, यानी कि मून की तरफ क्या अप होने लगती है, पुल अप होने लगती है, यानी कि सी का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको क्या कहते हैं,
नीप टाइड कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, एक होती है नीप टाइड और एक होती है कौन सी, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होती है कि देखिए जब सन और मून दोनों लाइन में लग जाते हैं और जो हमारा वाटर है वो क्या, उनको दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स मिल करके क्या खींच रही होती हैं, तो इससे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। यानी कि जो सन और मून की ग्रेविटी मिल करके क्या इनके पानी को खींच रही होती है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जब ये लोग लाइन में हो जाते हैं तो इसको कहते हैं, यानी कि सन और मून दोनों लाइन पर आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसको हम लोग आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे ओशन करंट्स, यानी कि ओशन की करंट्स क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट, ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole. The cold currents carry water from polar and higher latitudes to tropical or lower water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperatures over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the वर्ल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, हाँ हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो करंट्स क्या होते हैं, तो देखिए करंट्स कुछ नहीं होता, करंट्स बस क्या होता है कि देखिए जो हमारा समुद्र है, ठीक, अब हमारी देखिए रिवर और समुद्र में क्या अंतर है। तो देखो जो हमारी नदी है उससे क्या है, वो पानी क्या एक डायरेक्शन में बह रहा है, उसको वो ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, उसको क्या एक डायरेक्शन में दे दिया वो गंगा नदी आप जाएंगे तो गंगा नदी में क्या पानी एक डायरेक्शन में बह चला जा रहा और वो कहाँ जाके समुद्र में ही जा करके वो रुकेगा। ठीक है, वहां भी नहीं रुकेगा। ठीक, तो वो क्या एक डायरेक्शन में बह रहा है नदी का पानी। लेकिन अगर समुद्र का पानी देखें तो वहां पे क्या होता है, तो समुद्र क्या, समुद्र कहीं जा तो रहा नहीं, जैसे गंगा नदी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो समुद्र कहीं जा नहीं रहा, समुद्र तो एक ही जगह। तो समुद्र के ऊपर जो पानी है वो कहाँ, वो इधर उधर जाता रहता है, जाता रहता है, घूमता रहता है। ठीक, वहाँ पे क्या टहलता रहता है पूरे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कई सारे एरोज बने, तो ये एरो क्या है, ये यही पानी है जो इधर उधर अपने मन से घूम रहा है, इसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, कुछ वार्म करंट और कुछ कोल्ड करंट होती है। जैसा कि हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ रखा है कि ये जो इक्वेटर होता है, यही इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी तो यहाँ का पानी सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, और जो ये कैप्रिकॉन है और कैंसर है, यहाँ का इस रीजन का पानी थोड़ा मॉडरेट होता है, वार्म होता है, मतलब कि हाँ ठीक ठाक गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, ज़्यादा नहीं गर्म होता। और अगर बात करें जो आर्कटिक यानी कि जो नॉर्थ पोल के पास पानी है वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उनको कहते हैं, जो ठंडे रीजन में करंट है उनको कोल्ड करंट कहते हैं, जो वार्म रीजन में करंट है उनको हम लोग वार्म करंट कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखा एक लैब्राडोर करके एक, ये देखिए यहाँ पर है ये लैब्राडोर सी, और इसमें क्या ब्लू कलर का क्या है एरो, सी का मतलब है करंट। ठीक फ्रेंड, तो लैब्राडोर करंट क्या है, ब्लू कलर में है, जिसका मतलब क्या है, ये एक ठंडी है, वार्म है, मतलब कि कोल्ड है। ठीक, और यहाँ पर है एक गल्फ स्ट्रीम करंट, यानी कि इसका मतलब है कि ये एक वार्म करंट है। ठीक है, तो ये वार्म करंट और ये लैब्राडोर करंट जब आकर के मिल जाएंगी, पानी दोनों का जब आपस में मिलेगा आकर के, तो क्या होगा, तो जब पानी इन दोनों का इनका आपस में मिलेगा तो ठंडा गर्म मिल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये फिर ठंडे रीजन में पानी चला जाएगा तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म रीजन में आ जाएगा तो गर्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ का क्या सिस्टम चलता रहता है। Seas around Japan and the eastern coast North America are such examples. The areas where warm and cold currents meet to experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो क्या होता है कि जब गर्म और कोल्ड मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे क्या फॉग सा रीजन हो जाता है, फॉगी रीजन, यहाँ पे थोड़े से क्या कोहरा टाइप का बन जाता है, जिसकी वजह से जो नेविगेशन होता है वो क्या, वो थोड़ा दिक्कत करता है उनके बीच में।
तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।